नियुक्तिकरण प्रक्रिया का पहला स्टेप भर्ती, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भर्ती का क्या अर्थ होता है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है और भर्ती के अलग अलग स्रोत कौन से हैं। सबसे पहले परिभाषा, जो अभी हमने पिछली वीडियो में नियुक्तिकरण प्रक्रिया डिस्कस करते समय भी डिस्कस की थी, वही परिभाषा हमें हमेशा याद रखनी है। क्या है भर्ती की परिभाषा? संगठन में रिक्त पदों पर आवेदन के लिए या रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भावी प्रत्याशियों को दो चीजें क्या क्या आकर्षित करना और उन्हें आमंत्रित करना भर्ती कहलाता है। किस लिए? रिक्त पदों के लिए। किसको? भावी प्रत्याशियों को क्या करना? आकर्षित करना और आमंत्रित करना। याद रहेगी ये परिभाषा। अब भर्ती की प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया पढ़ते हैं, नियुक्तिकरण प्रक्रिया पढ़ते हैं, भर्ती प्रक्रिया भी हमें एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। क्या है भर्ती प्रक्रिया? 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 2, 3, 4। ये चारों स्टेप्स हमें समझने हैं। स्टेप नंबर 1, श्रम पूर्ति के लिए। श्रम पूर्ति मतलब जो संगठन में जो लोगों की आवश्यकता है, श्रम पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों की पहचान करना। कौन कौन से स्रोत हैं? संगठन के अंदर से हम लोगों को नियुक्त कर सकते हैं या संगठन के बाहर से लोगों को आकर्षित और आमंत्रित करना है, तो अलग अलग स्रोतों की पहचान करना। दूसरा, उनकी वैधता का निर्धारण करना। देखिए, वैधता के निर्धारण का मतलब क्या होता है? एक्चुअली भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, भर्ती के आंतरिक स्रोत और भर्ती के बाह्य स्रोत। भर्ती के आंतरिक स्रोत का मतलब, जैसे दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है और मुंबई में हमारा ऑफिस है, तो कुछ लोग अगर दिल्ली में अधिक है तो वहाँ दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट करना, या पदोन्नति, जैसे संगठन में दूसरे स्तर पर लोग हैं तो उनको प्रथम स्तर पर पहुंचाना, या तृतीय स्तर पर जो लोग हैं उनको मध्य स्तर पर पहुंचाना। पदोन्नति ऊपर से नीचे की ओर संगठन को में लोगों को लेकर जाना। अस्थायी अलगाव मतलब पहले से संगठन में लोग काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि और उत्पादन जो है हमारा कम हो गया, इसलिए उन लोगों को हमने संगठन में से मना कर दिया था और अब हम उनको वापस से बुलाना चाहते हैं। तो ये अलग अलग स्रोत हैं। लेकिन क्या एक नया संगठन, अगर एक नया संगठन है, क्या उसमें कोई भी आंतरिक स्रोत इस्तेमाल किया जा सकता है? द आंसर इज नो। तो इसलिए हमें पता चला कि किसी नए संगठन में हम भर्ती के आंतरिक स्रोत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम भर्ती के बाह्य स्रोतों के बारे में अभी चर्चा नहीं की है, जब अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा तब हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ये वैधता का पता लगाना कि आंतरिक स्रोत का हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर, या बाह्य स्रोत है तो कौन कौन से बाह्य स्रोतों का हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पता लगाना। तो सबसे पहले स्रोतों को पहचानना, फिर उन स्रोतों की वैधता का निर्धारण करना, और उसके बाद में सबसे उपयुक्त स्रोत का चुनाव करना। हमें लगता है कि हमें प्लम्बर को अपने यहाँ पर नियुक्त करना है, तो प्लम्बर के चुनाव के लिए भर्ती का कौन सा स्रोत सबसे अच्छा रहेगा, ये जब हम भर्ती के अलग अलग स्रोतों की उपयुक्तता के बारे में पढ़ेंगे अभी अगली वीडियो में, तब और क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा स्रोत किस पोस्ट के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा, उसका चुनाव करना, और फिर उसके बाद में लोगों को आकर्षित और आमंत्रित करना। तो भर्ती प्रक्रिया के 4 स्टेप्स। नंबर 1, अलग अलग स्रोतों को पहचानना। नंबर 2, उन स्रोतों की वैधता का निर्धारण करना। अब हमें पता चल गया कि 10 स्रोतों में से ये 4 स्रोत हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन 4 में से भी जो सबसे उपयुक्त स्रोत है उसको चुनना और फिर उसके आधार पर लोगों को आकर्षित और आमंत्रित करना। अब भर्ती के अलग अलग स्रोत हैं कौन से? भर्ती के आंतरिक स्रोत और भर्ती के बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोतों का मतलब संगठन के अंदर से ही लोगों को नियुक्त करना, और बाह्य स्रोत का मतलब है संगठन के बाहर से लोगों को बुलाना। 10 पॉइंट्स हैं बाह्य स्रोतों में, लंबी लिस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आंतरिक स्रोतों में ये 4 चीजें हैं, और मुख्य रूप से हमारा फोकस जो है ये 2 पर रहता है जब हम भर्ती के अलग अलग स्रोतों को डिस्कस करते हैं। अभी अगली वीडियो में भर्ती के आंतरिक स्रोत और उसके फायदे और उसके नुकसान को डिस्कस करते हैं, और भर्ती के बाह्य स्रोत क्या क्या हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तब तक इस वीडियो को देखने से हमने क्या क्या याद करना है? भर्ती की परिभाषा और भर्ती की प्रक्रिया।